मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उत्पल आनंद। बाजार की जो रफ्तार थी वो बहुत तेजी से कम हुई है, कम नहीं हुई बल्कि पूरी की पूरी तेजी निफ्टी बैंक ने गंवाई है। अब लाल निशान में 125 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक के चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी की भी जो तेजी थी करीब 200 अंकों के आसपास की, वो रह गई है सिर्फ 50 अंकों के आसपास की। बैंकिंग के शेयरों में जबरदस्त प्रेशर आया है और उसके चलते ये दबाव हमें देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक 0.25% नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर कह सकते हैं, जो निफ्टी का भी पार्ट है। एक्सिस बैंक में प्रेशर है, लेकिन अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो कुछ कुछ खेमे ऐसे हैं जहां पर रौनक है, जिसमें कि इंश्योरेंस वाली कंपनियों में तेजी है। कैपिटल गुड्स में हम देख रहे हैं कि चौतरफा खरीदारी है। एलएनटी, एबीबी, सीमेंस, कमिंस सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। लेकिन बाजार की आज की कहानी में जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक रहा है वो है जी एंटरटेनमेंट का। पहले खबर आई कि सोनी के साथ उनकी जो मर्जर है वो बिल्कुल खटाई पड़ गई है, टूट सकती है, लेकिन सोनी आज जी ने आज उसका खंडन किया खबर का और कहा कि हम मर्जर को लेकर प्रतिबद्ध हैं और शेयर में उसके बाद अच्छी रिकवरी आई। हालांकि अब वोलेटाइल है, 6-7% की कमजोरी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम फोकस करेंगे, लेकिन एक बार जरा इंडेक्स को समझते हैं और इंडेक्स के साथ साथ जो डेटा फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी समझ लेते हैं। डिम्पी, दूसरे अगर हाफ की बात करें, तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। अब तो 21,600 के नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप? अब 1 घंटा जो बचा है उसमें क्या होगा अब? देखिए अभिषेक, अगर आप सुबह होते तो आप ये बात क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछते हैं, क्योंकि सुबह भी हमने ये बात रखी थी कि हमको ना आज पूरा दिन सिर्फ मार्केट को वेट एंड वॉच करना है। देखिए कल की जो टोटल गिरावट आई थी ना निफ्टी में, वो थी 197 पॉइंट की। मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 200 पॉइंट की। आज जो मार्केट में टोटल बढ़त आई है ना मार्केट के अंदर पॉइंट्स में, वो 200 पॉइंट की थी निफ्टी पर भी। तो यानी कि कल का जितना भी लॉस था मार्केट ने आज कंप्लीट किया और उसके बाद फिर से अपनी दिशा में आ गया। कहने का मतलब कि वॉलिडिटी। दूसरा, कल जब बाजार टूट रहा था तो कम ओपन इंटरेस्ट के साथ टूट रहा था, जब बढ़ भी रहा था तो कम ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा था। एक बार आप फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं, निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट जिसमें ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है। तो आपको पॉइंट मैंने आज 12 बजे के शो में भी नोटिस करवाया था कि हमको इस तेजी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। और एक और चीज़, मार्केट ने कल क्या किया था या फिर आज सुबह सुबह क्या किया कि जो शॉर्ट्स है ना उनको बहुत अच्छे से ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद वो काफ़ी हद तक जद्दोजहद करता रहा कि मैं इसको अपने पंजे से नहीं छेड़ूं, इसको नहीं जाने दूं, नहीं जाने दूं, लेकिन मोमेंटम नहीं है। उसके बाद की तेज़ी मार्केट में नहीं आ रही थी। और आप ये सीधी सी लकीर जो देख पा रहे हैं निफ्टी के अंदर, ये उसी का ही सूचक है। और ध्यान रखिएगा इस बात का, मार्केट के अंदर शैलो बाइंग, शैलो तेज़ी, शैलो सब कुछ वो ज़रूर होगा। और देखते देखते कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ पहुँच जाए कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट आज हर निशान में हो पाया टॉप पे बंद कर जाए। तो इसलिए आप थोड़ा इंट्राडे काम करना चाहते हैं तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है, बहुत जल्दी शेक हो रही है चीज़ें, तो इसलिए एक झटके में ही चीज़ों बदल जाती है। एग्जांपल के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, 21,500 की पुट जिसकी कीमत करीब करीब 15-16 रुपये थी, वो एकदम से 65 रुपये हो गई। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सावधान रहिए। ये देखिए निफ्टी फ्यूचर्स की फ्यूचर वाली प्लेट, इसमें ओपन इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं 1% भी नहीं है, 1 से 1.5% है सिर्फ, और प्राइस एक्शन गुम हो गया। 12 बजे तो 1% भी नहीं था कायदे से देखा जाए तो। खैर एनी हाउ, हम एक बार एक और चीज़, एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे ना तो अभी भी आपके फेवर में। एक बार अगर दिखाना चाहे तो आप दिखा सकते हैं। निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक स्विंग का काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा हेल्प इसने की थी जब रिकवरी आ रही थी। अब तोड़ने में भी एचडीएफसी बैंक डेज लो पे आके निफ्टी को करीब, बैंक निफ्टी को करीब 135 पॉइंट का नुकसान तो सिर्फ एचडीएफसी से है बिकॉज ऑफ वेटेज। ये आप एडवांस डिक्लाइन देख पा रहे होंगे 123 शेयर, यानी कि अभी भी हम डबल से ज़्यादा हैं। तो एडवांस डिक्लाइन हमारा ठीक है, बट उसी के अंदर रिस्पेक्ट करेगा सपोर्ट की, रिस्पेक्ट करेगा रेजिस्टेंस की, ऐसा जोरदार शेक करेगा कि आपको लगेगा अभी टूटा और अभी चला। यही प्रॉब्लम मार्केट की है। जिसको झेलना आता है उसके लिए ठीक है, जिसको झेलना नहीं आता वो शांति से बैठ जाए, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मार्केट के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका उनसे हमको परिचय करवा रही हैं और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं बातचीत के सिलसिले को। बिल्कुल। तो यानी फिर से आपको वही अब क्वेश्चन दिख रहा है कि क्या 21,500 की तरफ बड़ा सपोर्ट उसे बाजार प्रोटेक्ट करेगा? फिलहाल जो गेंस इरोड हुए हैं, बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी उसमें बड़े कल्प्रिट हैं, लेकिन थोड़ी रिकवरी भी आ रही है। तो एक बार एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बननी क्या चाहिए। अभिषेक बासु मलिक बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए और साथ ही टेक्निकल नजरिया देने के लिए रुचित जैन और जय पटेल। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले क्विक एक टेक चेक ले लेते हैं। रुचित, इस वक्त कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को आप? जी वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून।
वेल मार्केट्स में देखिए तो लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से करेक्टिव फेज है और हमें लग रहा है कि करेक्टिव फेज अभी भी कंटिन्यूड है। अब जब करेक्शंस आता है तो दो प्रकार के करेक्शंस होते हैं, या तो हम प्राइस वाइज करेक्शन देखते हैं या टाइम वाइज करेक्शन देखते हैं। सो आइडियली जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स होते हैं, हम 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख सकते हैं कि जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो निफ्टी ने अब तक तोड़े नहीं है। तो जब तक कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स नहीं टूटते तब तक हम इसे टाइम वाइज करेक्शन तरीके से देखेंगे विद इन एन अपट्रेंड, जहां पे 21,500 से 21,400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस कहा जाएगा। आप ओपन इंटरेस्ट में देखिए तो 21,500 के पुट में हुआ ही है, 21,400 के आसपास 20 डे ईएमए है। तो ये रेंज जब आएगी नीचे तो वहां पे आपको फिर से इंडेक्स में बाइंग दिखे जाएगी। लेकिन जैसे आज हमने देखा कि हायर लेवल्स पे जब यहाँ से रिकवरी आई है तो रिकवरी में इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ या बड़े लॉन्ग बिल्टअप कोई इंडेक्स में नहीं हो रहे। इनफैक्ट ऑप्शंस में देखेंगे तो लास्ट आधे एक घंटे में 21,700 के कॉल ऑप्शन में जो परसों एक्सपायरी है उसमें अच्छी खासी राइटिंग हुई है। सो आई थिंक मार्केट की एक ब्रॉड रेंज बना देगा, 21,500 400 बाइंग रेंज बन जाएगी, 21,700 800 सेलिंग की रेंज बन जाएगी। सो आई थिंक इसी में कंसोलिडेशन या जैसे मैंने कहा कि एक टाइम वाइज करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो यानी हम थोड़ा समय बिता सकते हैं इस इंडेक्स पे, ठीक है। इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए थोड़े चैलेंजेस होंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमें यही हेल्प करेंगे कि आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जहाँ पैसा बनना चाहिए। अब जय पटेल हमें बताएंगे आज के ट्रेडिंग आइडियाज, चाहे वो बाय साइड के हों चाहे वो सेल साइड के हों। जय, गुड आफ्टरनून, बताएं आपके आइडियाज। जय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, डीपी जी, अभिषेक जी। तो आज निफ्टी ने काफी वोलेटिलिटी दिखाई, बट फिर भी मुझे लग रहा है एक तिलक नगर इंडस्ट्रीज अभी के लिए काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जो सपोर्ट जोन था उसके ऊपर से काफी एक ब्रेकआउट आया है आज के दिन में, थोड़ा फिजल आउट हुआ ऊपर से, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये रैली कैरी ऑन हो सकती है ये स्टॉक में। टारगेट के तौर पर यहाँ से मुझे लग रहा है 275 वुड बी इनिशियल टारगेट, जो यहाँ से रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, और जो टॉप आउट हो चुका था वो वाला रेजिस्टेंस वापस से आ सकता है। तो 275 एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और अराउंड 249 का स्टॉप लॉस रखी ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। आरएसआई के साइड से काफी मॉडरेट जोन से अपसाइड ये स्टॉक दिखा रहा है, और पॉजिटिव क्रॉसओवर भी था, तो मुझे काफी कन्विक्शन आ रहा है ये स्टॉक में। दूसरा जो स्टॉक है वो जीएनएफसी पर होगा। जीएनएफसी की बात करें तो आज के दिन में जो सपोर्ट एरिया था, काफी गिरावट के बाद ये स्टॉक वापस से अपसाइड की तरफ मूव दिखा रहा है। सो यहाँ से बाय करने की सलाह होगी। डेली चार्ट पर काफी बेहतर परफॉर्मेंस आ रहा है, वॉल्यूम काफी था पिछले 2-3 दिनों से। सो 765 के अराउंड भाव चल रहा है, अराउंड 795 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस के तौर पर 742 का स्टॉप लॉस ये स्टॉक में बेहतर रहेगा रखना। ठीक है, जीएनएफसी और तिलक नगर इंडस्ट्रीज दोनों बाय साइड के ट्रेड हैं। रुचित, आप बताएं आपके आइडियाज। स्टॉक्स मेरी तरफ से भी खरीदारी के लिए है। मेरा पहला पिक है जो क्यूमेंस इंडिया में है। तो ये एंटायर स्पेस अगर देखें तो नो कैपिटल गुड सेगमेंट में जो आउट परफॉर्मेंस है, अच्छे वॉल्यूम्स हुए, इससे लग रहा है हमें कि आउट परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। जो लास्ट आधे घंटे में ये डिप है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी तरीके से लेना चाहिए खरीदारी के लिए। 2000 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे 2120 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरी दूसरी पिक है पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। सो यहाँ पे अगर पोजिशनली देखें तो स्टॉक में अच्छी तेजी दिसंबर के पहले सप्ताह तक हुई थी, और जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो प्राइस अपमूव आया था उसमें काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हुए थे। दिसंबर 5 से और लास्ट एक महीने से स्टॉक हायर लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट सेलिंग में वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि प्राइस ऊपर जाते हुए अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, करेक्शंस में वॉल्यूम्स काफी कम रहते हैं। सो आई थिंक ये काफी अच्छे करेक्शंस में अपॉर्चुनिटीज बनते हैं ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी के लिए। तो यहाँ पे भी डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। इसके लिए पीसीबीएल 260 के स्टॉप लॉस से एक नो खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 280 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। सारे ट्रेडिंग आइडियाज आ गए हैं मेजरली फ्रॉम द मिड कैप ब्रॉडर मार्केट से ही। आपको दोनों आइडियाज, दोनों एक्सपर्ट्स ने आइडियाज जो दिए हैं वो ब्रॉडर मार्केट से ही हैं। अब एक अभिषेक बासु मलिक से भी बाजार पर एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं। अभिषेक, अब अर्निंग्स पर भी जो रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि हम कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस को देख रहे हैं तो वहाँ स्ट्रॉन्ग मूव है। फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल को देखें, जिस तरह के Q2 नंबर्स रहे थे, और अब Q3 में भी अब अच्छी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन। इनफैक्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ डेटा बहुत अच्छा आया है। जिन जिन कंपनीज के एक्सपोर्ट डेटा अच्छे आए हैं, जहाँ ग्रोथ सस्टेनेबल दिख रही है, वहाँ पर अच्छी मूव है। Q3 के लिहाज से आप इस वक्त बाजार को कौन कौन से सेक्टर्स को एक पॉजिटिव नजरिए से अप्रोच करने की सलाह देंगे, और साथ ही जहाँ पर नेगेटिव सरप्राइज भी आ सकता है? देखिए, आपने सही कहा। जैसे जो सेक्टर्स में पॉजिटिव अर्निंग्स आने की संभावना है, जैसे कि आपने टेक्सटाइल्स कहा, या सीमेंट, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये सब सारे सेक्टर्स में अच्छी उम्मीद है हमारी कि Q3 में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन
उस सिर्फ रिजल्ट्स का देख के नहीं होगा, आपको इसके साथ वैल्यूएशंस और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी देखना चाहिए हमको। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी कंजर्वेटिव वे में इन्वेस्ट करना चाहिए, लीवरेज वगैरह एकदम भी कम कर देना चाहिए, और एटलीस्ट ये महीना और 1-2 महीना थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके, बिकॉज मार्केट एकदम हाई लेवल पे है, बहुत ज्यादा पैसा आसानी से बन रहा है, तो मेरे लिए एज अ फंडामेंटल पर्सन वो थोड़ा हमेशा कॉशनरी टेल होता है कि जब सारे लोग बहुत आसानी से पैसा बनाते हैं तो वो कभी कभी हम देखते हैं कि एक टेम्पररी टॉप बनने की एक इंडिकेशन होता है। तो मार्केट पोजीशनिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना चाहिए बाजार पर ये व्यू। लेकिन एक और ख़ास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटी से। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपकी ट्रेडिंग कॉल से। कहाँ पर आपका फोकस है सर? क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं आप? तो अभिषेक जी देखें तो अभी पिछले 10-15 मिनट में देखें तो एक शार्प डिक्लाइन जरूर देखने को मिला, लेकिन जहां पे आउट परफॉर्मेंस बना है, जिन स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है, वहाँ स्टॉक्स पे हमने बाइंग की ही सलाह है। तो 2 स्टॉक आइडिया यहाँ पे आइडेंटिफाई किए। पहला स्टॉक रहेगा कैपिटल गुड्स स्पेस से सीमेंट्स का। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस बिहेवियर हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा, एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखी, और अब जिस तरीके के आज के सेशन में स्टॉक ने मोमेंटम लिया है, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है सीमेंट्स को यहाँ पे बाई किया जा सकता है 4240 4260 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4145 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पूना वाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी के बाद स्टॉक ने अपने अगस्त के जो स्विंग हाई थे उसको भी आज अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे लास्ट वीक में देखने को मिले थे और करंट वीक में भी एक फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमें लगता है पूना वाला फिनकॉर्प एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 485 490 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 460 के आसपास। ठीक है, तो ये शेयर राजेश जी की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स का जो व्यू है, चूँकि कैपिटल गुड्स में आज अच्छी खासी रौनक है, सारे के सारे शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर कन्विक्शन भी आ रहा है, तो ट्रेंड को अपना साथी बना के चल रहे हैं। लेकिन बाजार में एक जो ट्रेंड लगातार मजबूत है वो है प्रॉपर्टी स्टॉक्स का, और हम देख रहे हैं कि आज भी DLF का शेयर चला है, अच्छे से चला है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी पहुंच गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। DLF, जय आप बताइए, अभी आप कितनी तेज़ी देख रहे हैं, और क्या इसमें भी मौके बन सकते हैं मौजूदा लेवल से, या फिर थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं इतनी बड़ी रैली के बाद? अभिषेक जी, जिस तरह से घर बिक रहे हैं अराउंड 7-7 हजार करोड़ के, अराउंड 36-72 घंटे में बिक रहे घर, तो डेफिनेटली मोमेंटम काफी तेज है इन्वेस्टर्स के साइड। इवन स्टॉक में भी हम देखें तो कंटिन्यूसली ये मोमेंटम जारी रह रहा है। 377 अराउंड 350 से लेकर अभी तक 800 रुपए तक काफी अच्छा मोमेंटम कैरी ऑन रहा। सो इवन मुझे लग रहा है कॉशियसनेस के साथ ये स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। हालांकि बहुत कुछ हो चुका है, तो होल्ड जिसके पास है ऑलरेडी होल्ड कर सकते हैं, और जो नई ट्रेड ले रहे हैं वो अराउंड 760 का स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में ट्रेल कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक काफी अच्छा है, बट अभी इतना बढ़ चुका है तो थोड़ा कॉशियसनेस के साथ ट्रेड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये बात तो सच है। सुबह हमने DLF के बारे में जिक्र भी आपके सामने किया था। एक रिपोर्ट भी आई थी जिसने सारी ही रियल एस्टेट कंपनीज को, अमूमन जो बड़े लिस्टेड प्लेयर्स हैं उन सबको री-रेट अपग्रेड किया था। मार्केट के अंदर जो जोरदार झटका है ये एंटिसिपेटेड तो नहीं था, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल तय है कि बाज़ार में आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, ये कभी भी किसी भी समय ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर सकता है। आज फर्स्ट हाफ में इसने सारे पुट्स वालों के पैसे गंवाए। ऐसा नहीं था कि बाज़ार आज सुबह खुला था तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही दमदार तरीके से खुला था। 150 पॉइंट गैप के बाद 50-60 पॉइंट और भी चला, और उसने 680 को भी ब्रेक करवाया। आपको ध्यान होगा बहुत से एनालिस्ट ने 680 को अपना एक पिवट पॉइंट बनाया था, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग, इसके नीचे वीक, तो 680 के ऊपर भी लेके गया, 700 भी टेस्ट करवाया, लेकिन उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट के नाम पर फिर से नीचे लेके आया और क्लोजिंग बहुत ही ख़राब नोट पे कर रहा है फिर से। तो ये अच्छा साइन नहीं है। और पुट्स के अंदर और कॉल्स के अंदर जो तेज़ी से फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रही हैं, उन सब के अंदर अगर आपको इंट्राडे काम करना आता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे।
एक दो स्टॉक्स जरा और चेक करवा लेते हैं, राजेश सर से पता करवाते हैं। राजेश सर, ये पीएनबी गिल्ट नीचे चल रहा है बजिंग स्टॉक्स के तौर पर, ये कैश का काउंटर जरा चेक करना। खबर मार्केट के अंदर ये है कि कुछ सेटअप ब्लूमबर्ग और कई अलग अलग बॉन्ड्स के ज़रिए भारत में करना चाहते हैं। उसके पीएनबी गिल्ट इकलौती कंपनी है, इसका पीआर भी अवेलेबल नहीं है, जल्दी नहीं मिलता। तो ज़रा देख के बताना और कितना चलेगा ये। तो डिम्पी जी देखिए, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे तो ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, और जिस तरीके से स्टॉक पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अब ये स्टॉक में जिनके पास भी पोजीशन है 106 107 रुपए के लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल पे अगर ये होल्ड आउट करता है 107 के ऊपर ही सस्टेन रहता है, तो हमें लगता है इसका नेक्स्ट राउंड में ये स्टॉक में मोमेंटम जो 125 130 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो 107 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है। हमें लगता है कि इसमें फर्दर रैली और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी आगे आने वाले दिनों। ठीक है, रैली एक्सटेंड होगी। इसके पीछे की जो कहानी है, जैसे हमने ब्लूमबर्ग वाली खबर अभी आपको दिखाई हुई थी, इसको ज़रा विस्तार से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि पॉलिसी या फिर उसको लेकर ऐसी कई बार खबरें आ जाती हैं कि वो एक दिन का रिएक्शन नहीं होता, वो कई दिन तक वो रिएक्ट करते हैं उस पर वो शेयर्स। कुछ ऐसा ही पीएनबी गिल्ड्स को देख कर इस बार लग रहा है। तो एक बार पूजा से समझ लेते हैं पूरा माजरा क्या है ये। पूजा, आप बताएं जरा आप। जी, पीएनबी गिल्ड्स का शेयर है आज फोकस में, और इसके पीछे वजह यह है कि ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड शामिल हो सकते हैं। सितंबर 2024 से सरकारी बॉन्ड को शामिल करने का प्रस्ताव है। अब इसमें और भी डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 5 चरणों में इस इंक्लूजन होने की संभावना बताई जा रही है। चीन, दक्षिण कोरिया की करेंसी के बाद रुपया सबसे बड़ा अब की कंपोनेंट सामने निकल कर आ रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले जेपी मॉर्गन ने भी सरकारी बॉन्ड के इंक्लूजन की बात यहाँ पर की थी, भारत के सरकारी बॉन्ड के इंक्लूजन की यहाँ पर बात की थी, जिसके जरिए करीब 21 बिलियन डॉलर के निवेश आने की संभावना बताई जा रही थी, और ये 28 जून से इसकी शुरुआत होने की बात हो रही है। तो ये कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पीएनबी गिल्ड्स के शेयर में तेजी। अब इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि पीएनबी गिल्ड्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डील करती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड का काम ये करती है। और 1996 में पीएनबी की 100% सब्सिडरी के तौर पर शुरुआत हुई थी, जिसमें कि आरबीआई की डीलरशिप लाइसेंस पाने वाली शुरुआती कुछ 6 कंपनियों में से एक थी। तो पीएनबी गिल्ड्स एक बड़ा प्लेयर है इस पूरे फील्ड में, और ब्लूमबर्ग और जेपी मॉर्गन की तरफ से जिस तरह से बात की जा रही है, जिस तरह से घोषणा हो रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा ये खबर पूरी हमें समझाने के लिए। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, और जिनमें आज अच्छी मूव है। और इनफैक्ट आप सुबह से ही देखें तो फर्टिलाइज़र पैक में एक मूव जो थी, एक स्ट्रेंथ थी, वो बनी हुई थी। बाजार हालांकि कई सारे स्पेसेस में गेंस इरोड भी हुए, लेकिन कैपिटल गुड स्पेस, फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्रियल्स, यहाँ पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। और इनफैक्ट होटल काउंटर्स को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इस वक्त फर्टिलाइज़र काउंटर्स कितनी स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। जय, आप एक बार चार्ट चेक करके बताएंगे जीएसएफसी जैसे काउंटर्स जिसमें 6, 6.5, 7% तक की मूव है, क्या ये सारे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं? आप इन्हें कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नई पोजीशन भी ऐड करना चाहेंगे, या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे? तो यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा मैं प्रॉफिट बुक करना ज्यादा चाहूंगा, बिकॉज आज सुबह जो वॉल्यूम के साथ बढ़ोतरी दिखी थी अराउंड 300 गया, बट सस्टेन नहीं गया, तो थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ से एक्यूमुलेशन फेज में जा सकता है ये स्टॉक। तो थोड़ा यहाँ से प्रॉफिट बुक आई विल डू दैट, एंड 300 को पार करने के बाद वापस से आई विल एंटर दिस स्टॉक। एंड मुझे लग रहा है ये अगर 300 के पार एक बार सस्टेन रहा तो वापस से एक रैली हम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये स्टॉक बढ़ा हुआ है काफी है। वीकली चार्ट पर हम देखें तो 238 से लेकर 300 तक की रैली काफी एक साथ रही थी, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट नीचे के साइड में आएगा, तो वहां से बाय करने की सलाह रही। और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी देखते हैं जिनमें ऑफ कोर्स आगे अयोध्या के जो बड़े दिन की बात है उसका ट्रिगर है। स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर कई सारे स्टॉक्स हैं, उनमें से एक स्टॉक जो है जिसे एक ऑफिशियल मैप भी ये प्रोवाइड करती टेक्नोलॉजी कंपनी है जेनेसिस इंटरनेशनल, और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देती है। और अयोध्या का इसको एक असाइनमेंट भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप इनफैक्ट नवंबर 21 से ही इसकी चाल 300 रुपये के आसपास था। स्टॉक बढ़ते बढ़ते अब 450 470 के पास आ चुका है। बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है राजेश, इसमें क्या अब भी मूव बाकी है? आप एक बार प्रॉफिट बुक की सलाह देंगे, या फिर आपको लगता है मोमेंटम में अभी इसे राइड करें?
तो देखिए स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस था पिछले कुछ हफ्तों में। हमने देखा कि स्टॉक में एक लोअर साइड पे एक बेस बनते हुए दिखा। स्टॉक में अगर हम मंथली चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 7-8 महीनों का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे ऑलरेडी आते हुए दिखा है। स्टॉक अब अपने सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है नियर टर्म चार्ट पे तो स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है और एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है, जिन्होंने लोअर साइड पे इन्वेस्ट किया है स्टॉक में, वो यहाँ पे 448 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर ये 448 के नीचे नहीं फिसलता है तो हमें लगता है कि इसमें एक अपसाइड का मूव 490 510 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहां थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे मोमेंटम और एक्सटेंड होगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 448 पे। 448 रुपए का स्टॉप लॉस जेनेसिस इंटरनेशनल के लिए। एक व्यू अभिषेक आपसे चाहेंगे जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि ये डील होगी या नहीं होगी या नहीं होगी। ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अपडेट्स कई तरह के आते हैं। पहले सूत्रों के हवाले से, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि नहीं ये डील टूट जाएगी और इस तरह की डेवलपमेंट्स आए, लेकिन जी ने आके खंडन किया। फिर हमने शेयर में रिकवरी देखी, फिर से थोड़ा थोड़ा प्रेशर बन रहा है, 6-6.5% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो जिनके पास जी एंटरटेनमेंट है उनके लिए आप क्या सुझाएंगे कि अभी निवेशित रहें, मतलब जब तक कॉन्क्रीट कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ज्यादा कुछ कयास नहीं लगानी चाहिए? अभिषेक अच्छा, सॉरी। सो देखिए, जी जी जी। वैसे एक अच्छा बिजनेस है। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मैनेजमेंट और अ, अ, ये जो मर्जर को सोनी के साथ जो बात चल रहा है उसको लेके हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर जिनके पास है वो उनको होल्ड कर सकते हैं और बेसिकली वेट कीजिए इस जो क्लैरिटी अगर जब तक क्लैरिटी ना मिले तब तक, क्योंकि अभी तो जो भी होगा वो न्यूज फ्लो के बेसिस पे होगा। ठीक है, जब तक क्लैरिटी नहीं आए तब तक आप होल्ड करें। सोनी की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, वो सूत्रों के हवाले से खबर थी जिसका कि जी ने आके सामने खंडन कर दिया है। 258-59 रुपए के आसपास का भाव है। हालांकि आज 240 तक ये शेयर गया था, वहां से रिकवरी वाले फेज में अब है। हालांकि अभी भी ये 7% नीचे कारोबार कर रहा है। एक डिस्क्लोजर आपको दे दें कि 18 स्वदेश जो चैनल आप देख रहे हैं वो भी एक मीडिया कंपनी का ही पार्ट है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपोनेंट वाली, ऑटो इंसुलरी वाली जो सेगमेंट है वहाँ पर ठीक ठाक बज़ है। कुछ कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं जिसमें कि JTE में 5.5% के आसपास की तेज़ी है। बाकी कई सारे स्टॉक्स भी चले हैं। राजेश जी, अगर इस स्पेस की बात करें, आपको कहीं कोई ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है? मान लीजिए किसी को ट्रेड करना हो, थोड़ा सा ही लंबा नजरिया रख के, हफ्ते 2 हफ्ते भी अगर रखना हो तो अभिषेक जी देखिए यहाँ पे अगर हम इस सेगमेंट में बात करें तो JTKT में यहाँ पे एक अच्छा मूव बना है और जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे हमें लगता है कि अब ये स्टॉक में एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक अगर सस्टेन करता है 167 के ऊपर तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 185-190 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। वही हमें लगता है ऊनो मिंडा को भी देखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी एक सस्टेन रैली यहाँ पे देखने को मिली। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमने वीकली और डेली चार्ट पे देखा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने ऊना मिंडा के, हमें लगता है ये स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट जो हायर साइड पे देखने को मिल सकता है वो करीब होना चाहिए 760 से 780 की तरफ। पोजिशनली ये स्टॉक मूव होते हुए दिखेगा तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है 670 के स्टॉप लॉस। ठीक है, पर राय राजेश जी की। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में आज आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन लेकर अब हम हाजिर होंगे। फाइनेंशियल की सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है, अभी कहां मौके बनेंगे? जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए निफ्टी जैसे कि एक रेंज में है 21,500 से 21,800, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बेटर है। सो स्टॉक्स में हम देख सकते हैं आज ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज में अभी यहाँ से एक जो रेंज है
फ्रॉम 320 बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि जितना वॉलेटाइल हो रहा है, एक्साइड 320 के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज की 340 कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। 7 रुपए में आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है 4 रुपए का और टारगेट रहेगा 12 रुपए का। इसका लॉट साइज है 3600। सो स्टॉप लॉस के अनुसार आपका मैक्सिमम रिस्क है 10,800 और मैक्सिमम रिवॉर्ड आपका यहाँ पे हो सकता है 18,000। सो एक्साइड में व्यू यही बन रहा है बिकॉज कंसोलिडेट कर रहा है 320 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ, और 330 का एक जो रेजिस्टेंस रेंज है वो 330 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट देगा एक्साइड, वहां से आपको एक रैली नजर आ सकता है टुवर्ड्स 340-45। तो इसीलिए 340 कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेफेस्ट प्ले है। राइट, आई रिमेम्बर आज आपने सुबह कैश में भी एक्साइड को दिया था, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आते हुए कि ऑप्शन के जरिए भी आप एक कॉल बाइंग की सलाह दे रही हैं सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रेड को सजेस्ट करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अपने व्यूअर्स को दे दें, ये ऑप्शन के ट्रेड थोड़े रिस्की होते हैं, इसलिए अपने आप रिस्क को असेस करके ही इसमें कोई पोजीशन लें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने सारे व्यूअर्स को याद दिला दें कि 11वां ईटी नाउ लीडरशिप ऑफ टुमारो अवार्ड्स के लिए काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। देश के सबसे लंबे समय से चल रहे शो ईटी नाउ लीडर्स ऑफ टुमारो एक दशक से देश में स्टार्टअप, एसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है। 11वें सीजन में हम ग्रोथ के सबसे बड़े कैटलिस्ट इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं, इनोवेट टू एलिवेट। इस थीम के साथ लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स के जरिए बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों का सम्मान करेगी। तो तैयार हो जाइए इस खास शो के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स ईटी नाउ लीडरशिप और लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स के 11वें सीजन के लिए अवार्ड कार्यक्रम देखिए लाइव शुक्रवार 12 जनवरी को 5 बजे से। कई बार इस तरह के वॉलेटाइल सेशन के अंदर आपका मनोबल भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और उस मनोबल को संभालना ही इस मार्केट की परीक्षा है और कुछ नहीं है। चलते बाजार के अंदर तो आप कोई भी शेयर पकड़ लीजिए, गिरते बाजार के अंदर पकड़ लीजिए, लेकिन जब वॉलेटिलिटी होती है ना, तभी कहा जाता है कि पैसा बनाना मुश्किल होता है। और ये पैसा बनाना मुश्किल आज आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आज कॉल्स और पुट दोनों ने पैसे गंवाए, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सावधानी के साथ, कम वॉल्यूम के साथ, और जहाँ पे आपकी पोजीशन अच्छी है उसको थोड़ा होल्ड करने की अगर कैपेसिटी है तो फिर आप सौदे प्लस करना, नहीं तो फिर दूर रहो फिलहाल मार्केट से। आइए चेक करते हैं कुछ और ऐसे ट्रेड जहाँ पर आज दम दिख रहा है मार्केट का, या फिर मैं बोलूँगा थोड़ी पोजीशनिंग ठीक दिख रही है। रुचित, एक शेयर जरा आप चेक करेंगे, जेके सीमेंट नाम की कंपनी है, उसके अंदर आज वॉल्यूम सेटअप वगैरह मेरे को तो ठीक लग रहा है। जेके सीमेंट एक बार जरा चेक करेंगे आप। ब्रॉडली एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक पिछले कुछ समय से बना रहा है, और आप देखेंगे तो जैसे प्राइस छोटे मोटे करेक्शंस बीच में आए थे, तो वो करेक्शंस में कोई बड़े वॉल्यूम के साथ में कोई सेलिंग नहीं थी। 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक में 3850 के ऊपर आसपास प्लेस है, तो जब तक वो लेवल इंटैक्ट है तब तक आई थिंक ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से कोई भी पोजीशंस है निचले लेवल से ली हुई है तो ये ट्रेंड को अभी भी राइड करनी चाहिए। मे भी छोटे मोटे डिप्स मार्केट के साथ साथ आ सकते हैं, लेकिन 3850 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक आई डोंट थिंक स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है राजेश सर, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, जरा आप भी देख लीजिए। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज वैसे सर इसको BTST कर जाए क्या, BKT को, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, और थोड़ा पोजिशनल भी रख लें, इस सीरीज़ के लिए रख लें सर, इस पूरी सीरीज़ के लिए रख लेते हैं BKT को, क्या बोलते हो सर आप? डिम्पी जी, डेली चार्ट पे अगर स्टॉक को एनालाइज करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट बिल्कुल बनते हुए दिखा। स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हमें लगता है यहाँ पे आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी करंट वीक में आते हुए दिखा है। तो यस, यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है ट्रेड को लॉन्ग साइड का। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 2570 के आसपास। ये अगर लेवल होल्ड आउट रहते हैं तो हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक बार 2680 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। वो लेवल हमें लगता है इसमें नियर टर्म सेटअप के हिसाब से आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये तो बालकृष्ण की बात हुई जहाँ अच्छे लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। लेकिन इस बीच आज डीलिंग रूम से क्या गपशप आ रही है, ये शरद लेकर आते हैं हमारे खास सेगमेंट खबर गरम है में। आइए उनसे बात करते हैं। बताइए शरद, कहाँ है खबर गरम आज? जी बिल्कुल, लेटेंट व्यू जो है फोकस में रहने वाला है।
और हमारे जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि कुछ सेगमेंट्स जो HNI के सेगमेंट्स हैं उन काउंटर्स में जो है थोड़ी बाइंग देखने मिल रही है। अब आप वॉल्यूम्स की बात करें तो 3 टाइम्स 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम आया और पिछले 3 दिन के जो ट्रेडिंग सेशन है उसकी जो लूजिंग स्ट्रीक है उसको स्नैप किया गया और आज एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है 50 DMA, उसके ऊपर भी जो है स्टॉक गया है। अगर जो ऑलरेडी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में वो इंक्लूड करते हैं ABSL म्यूचुअल फंड भी। अब याद रखिए तीसरे तिमाही में जो है जनवरी 29 को इनके नंबर्स आने वाले हैं और बाज़ार की जो है नज़र रहने वाली है उनकी कमेंट्री में, स्पेशली जो यूरोप के मार्केट्स हैं और आगे जाते हुए मार्जिन आउटलुक और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि HNI बाइंग देखने मिल रही है। बाइंग लेटेंट व्यू में देखने को मिल रही है। 20 दिन के मुकाबले जो एवरेज वॉल्यूम होता है उसमें बड़ा सर्ज दिखा है और इसी वजह से आप यहाँ पर रडार पर ये स्टॉक रखने की बात कर रहे हैं क्योंकि डीलिंग रूम से बाजार आ रही है। लेटेंट व्यू चले 5% तो तेज है। एक बार टेक्निकल चेक्स भी ले लेते हैं। इस पर रुचित भी हमारे साथ है। रुचित, लेटेंट व्यू को आप चेक करेंगे, क्या बाइंग मोमेंटम बना रहेगा? 4-4.5% जिनके पास नीचे के लेवल से है वो होल्ड करके रखें? यस, बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी हाई लेवल से थोड़ा करेक्शन आया है और वॉल्यूम्स आज के सेशन में जो पिछले कुछ दिनों से डेली एवरेज वॉल्यूम है उससे बेहतर वॉल्यूम्स है। तो स्टॉक में 440 430 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है पोजिशन लिस्ट। आई थिंक डाउनसाइड स्टॉक में लिमिटेड है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है कि यहाँ से एक अपमूव अगर आता है तो प्रीवियस हाइज जो 500 के आसपास के लेवल्स फिर से ये स्टॉक को इमीडिएटली टेस्ट कर सकता है। ओके, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ये तो हुई बात लेटेंट व्यू पर, लेकिन दूसरे जो स्टॉक्स हैं जहां पर इस वक्त अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है उसमें कुछ गैस के काउंटर्स भी है। इनफैक्ट एनर्जी पैके पेट्रोनेट को देखते हैं एक बार, वहां पर आपको मूव अच्छा दिख रहा है और अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। क्या पेट्रोनेट को एक स्विंग ट्रेड के लिए आप प्लस करेंगे राजेश? तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए पेट्रोनेट में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छा बेस बना के स्टॉक वापस से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यस यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 240 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 227 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है। हमें लगता है ये स्टॉक अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में टुवर्ड्स 240 टू 42 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 42 रुपए की तरफ पेट्रोनेट LNG आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एक शेयर जिस पर आपसे राजेश जी राय जाना और चाहेंगे वो है इंटरग्लोब एविएशन का। हालांकि हम कह सकते हैं कि इस सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। अब राम मंदिर पे भी नज़र है, उद्घाटन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे ही। धार्मिक पर्यटन पर वैसे भी देश में जोर है, लेकिन 3000 रुपये का आंकड़ा आज पार किया इंडिगो ने फिर से। किस तरह से देख रहे हैं इंडिगो की चाल को और क्या यहाँ से कितनी तेज़ी के लिए और शेयर में हम खरीदारी कर सकते हैं? डेफिनेटली अभिषेक जी, हमें लगता है कि ये सीरीज में इंडिगो का एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। प्राइस एक्शन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 3150 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखने की सलाह रहेगी। हमें लगता है यहाँ पे जब तक अभी ये स्टॉक 2960 के ऊपर बना हुआ है, स्टॉक का बिहेवियर बुलिश साइड में ही यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखना चाहिए। यहाँ पे 3000 के कॉल ऑप्शन को बाय करके भी ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि अभी 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन करीब 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस सीरीज में हमें लगता है इस कॉल ऑप्शन के जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 140 150 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 68 रुपीज के आसपास। ठीक है। 3000 रुपये 3000 वाली इंडिगो की कॉल में आपके लिए मौके बन सकते हैं। रुचित, जरा इजी ट्रिप प्लानर्स के आप शेयर को देखिए। वैसे तो कंपनी ने ये अपडेट दिया कि नहीं, जो भी लक्षद्वीप की जो भी बुकिंग्स थी सारी उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। तो कारोबार के लिहाज से तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो नेगेटिव, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा पॉजिटिव है। इसमें रुझान बढ़ा है। अब ये 6% ऊपर ये शेयर आज कारोबार कर रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि रेंज में ही रहा है ये इजी ट्रिप। क्या कुछ आपको लगता है कि फ्रेश तेजी के संकेत मिल रहे हैं शेयर में? पिछले 2 दिन के जो मूव है उसके पहले के अगर मूव्स देखें, स्टॉक में ऑलरेडी करेक्टिव फेज काफी लंबे समय का हो चुका है। आई थिंक नवंबर 2022 में स्टॉक ने लगभग 70 72 के अराउंड के हाइस बनाए थे और उसके बाद पूरा 1 साल स्टॉक करेक्टिव फेज में रहा।
पहले प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, फिर लास्ट 4-1 महीने से टाइम वाइज करेक्टिव फेज है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक, नो, सो यहाँ पे अभी डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है। और जैसे वॉल्यूम्स अब पिकअप होने स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि स्टॉक में एक बार 50 रुपए के आसपास जो हर्डल्स है वो टेस्ट कर सकता है। और आइडियली अगर पोजिशनली 50 के लेवल्स को पार करने में अगर स्टॉक सक्सेसफुल हो जाता है, सो आई थिंक ये लॉन्गर टर्म तेजी की नो शुरुआत हम मान सकते हैं। सो चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है, डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है स्टॉक में, और 50 के अराउंड एक्चुअल असली टेस्ट होगा कि वेदर स्टॉक को लेवल्स क्रॉस कर पाता है कि नहीं। 50 रुपए के अगर ऊपर शेयर निकला तो मूव थोड़ी सी और तगड़ी हो जाएगी इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर में। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर या फिर ऐसे शेयर जिसमें पोटेंशियल है तेजी दिखाने की, उस पर चर्चा करेंगे और आपके लिए BTST कॉल्स भी लेकर आएंगे, आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। खैर मार्केट में आज उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा है। 450 पॉइंट बढ़त वाला बैंक निफ्टी इस समय करीब 250 पॉइंट गिरावट के साथ आपको दिखेगा। निफ्टी के अंदर भी सारी बढ़त ऑलमोस्ट गुम हो गई है, इसलिए हम कह रहे थे सुबह से आज का दिन स्ट्रगल का दिन है और आज काफ़ी बड़ा हिस्सा सिर्फ चेक करने में निकाल दीजिए। आज ना सौदा लीजिए ना सौदा बेचिए। सुबह भी फेक था, अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट मार्केट के अंदर नहीं आएगी, बट फिर भी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कम वॉल्यूम के साथ काम कीजिएगा। खैर आगे बढ़ रहे हैं। 1 तारीख को ना इस बार बजट आना है, लेकिन उसको इंटीरियम बजट कहते हैं, यानी कि वो बजट फुल फ्लैश तो नहीं होगा। वित्त मंत्री अपनी बात रखेंगे टेबल पे और 10-12 चीज़ें बता के, यानी कि आम बजट के मुकाबले वो 10-20% ही होगा। लेकिन इसमें खबर ये निकल के आ रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर धीमेपन की कोई उम्मीद नहीं है। ये सारी की सारी जानकारी जो है हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी को मिल रही है। आइए उन्हीं से एक बार पता कर लेते हैं कि इस बार इंटीरियम बजट के अंदर क्या क्या बातें आ सकती हैं, खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर। प्रकाश बताएं आप। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार अंतरिम बजट में फिस्कल प्रूडेंस और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है उसके बीच बेहतर सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगी। हालांकि ये अंतरिम बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगले 3 महीने के लिए जो खर्चे होंगे, खासकर की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की अगर बात करें तो उनके हिसाब से एलोकेशन किए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन ईयर होने के बावजूद भी सरकार का प्रयास ये है कि बेटर बैलेंस बनाया जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित जो रियलिस्टिक टारगेट है वो निर्धारित किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 10 से 15% की जो बढ़ोतरी है वो की जा सकती है पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें। और जो की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं जैसे हाउसिंग है, रेलवेज़ है, NHAI है, उनके लिए एलोकेशन में बढ़ोतरी होगी और इसमें करीब 20 से 25% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर सरकार के ऊपर निर्भर हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि जो उसका फिस्कल मैनेजमेंट टारगेट है वो भी ख़राब ना हो, वो उसी पाथ पर आगे बढ़े और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है वो निर्धारित किया जाएगा और जो टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में बेटर बैलेंस बनाया जाएगा कोई भी इंक्रीमेंटल अनाउंसमेंट अगर किया जाता है। सरकार की कोशिश ये भी है कि वित्त वर्ष 2024 तक जो है 5.9% फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको अचीव किया जाए और साथ ही साथ वित्त वर्ष 2026 तक 4.5% का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसको अचीव किया जाए। तो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट में बढ़ोतरी तो हो सकती है, लेकिन सरकार का जो फिस्कल मैनेजमेंट है उससे सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि इनके बीच में बेटर बैलेंस बनाया जाए। प्रकाश बहुत शुक्रिया ये सारी अहम जानकारी देने के लिए। हम कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ने इतना खर्च कर दिया, शेयर इतने चल गए, क्या ये शेयर और चलेंगे? आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि ना तो सरकार थकी है ना ही शेयर थकने जा रहे हैं। यही अभिषेक बासु मलिक मेरे को आपसे पता करना है, क्योंकि ये जो 10 से 15% कैपेक्स बढ़ाने की बात हो रही है और उसमें भी डेडिकेटेड रोड, रेलवेज, हाउसिंग पर ही खर्च बढ़ेगा, जो कि मल्टी जॉब जनरेट करती है और आप आपस में कई सेक्टर के साथ को रिलेटेड भी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि रोड, रेलवेज और हाउसिंग फाइनेंस जैसी हाउसिंग में भी पैसा जो लगा हुआ है हम सब का भी शेयर्स के ज़रिए, वो बरकरार रहना चाहिए, उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए? एकदम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, अभी जो स्टेज है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये सेक्टर्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है।
अगर आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, और धीरे धीरे प्राइवेट का भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये, रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें उनका स्टॉक्स या उनके जो रिलेटेड फीडर इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील, सीमेंट, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो इनमें निवेशित है, निवेशित रही है, जो नहीं है वो इनके अच्छे कंपनीज देख के चुन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही दो चीज़ें बड़ी चीज़ें होती है जिसे वॉच आउट किया जाता है। नहीं, कैपेक्स बढ़ाने की बात हो सकती है, फिर से चाहिए इंटरिम बजट हो, वॉच आउट करेंगे इसे। लेकिन जिस तरह से बाजार में आप ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट आज, और ये कल जैसी सिचुएशन आपको दिख रही है। कल भी इस वक्त इसी तरह की कुछ सिचुएशन थी जहां हम 21,500 के करीब थे। अब वो ब्रीच होगा या वहां से बाउंस बैक होगा, उसी तरह की सिचुएशन आज भी दिख रही है। लेकिन अब टेक्निकली करना क्या चाहिए? कल तो शॉर्ट स्ट्रैप हुए क्लियरली। राजेश, कल जो लोग इनफैक्ट, लेकिन जिन लोगों ने गट्स दिखाए और बीटीएससी ट्रेड किए, उन्हें आज गैप अप में फायदा में मिला। अब आप इस वक्त क्लोजिंग ट्रेड में क्या स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे? यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड क्या होंगे इंडेक्स पे भी, और अगर कोई बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स भी आ रहे हैं? तो आई थिंक इंडेक्स में निफ्टी पे तो हम बिल्कुल क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी निफ्टी पे हम यहाँ पे कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं करेंगे, आइदर शॉर्ट लॉन्ग यहाँ पे नहीं करेंगे। कल ओपनिंग के बाद ही उसको देखेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जरूर हमारी बाइंग की सलाह है। पहला स्टॉक हमें जो पसंद आ रहा है यहाँ पे बाय करने के लिए वो नैम इंडिया, निप्पॉन असेट मैनेजमेंट। देखें तो आज एचडीएफसी, एएमसी, नैम इंडिया दोनों ही स्टॉक में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। नैम इंडिया में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट स्टॉक के देखने को मिल सकते हैं 510, 515 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 485 के आसपास। शो की शुरुआत में हमने पूना वाला फिनकॉप पे बात किया था, वो भी डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक को भी एज ए बीटीएसटी ट्रेड भी कैरी किया जा सकता है। तीसरा तो जो एक और स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है सीक्वेंट साइंटिफिक का। ये स्टॉक को अगर हम वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में एक लोअर साइड पे बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट बने हैं, हमें लगता है सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 150, 155 की तरफ। तो सीक्वेंट पे भी बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम यहाँ पे 137 के आसपास। और जो एक और स्टॉक पसंद आ रहा है वो है भारती एयरटेल। टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो भारतीय एयरटेल में एक अच्छी सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिली। इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में भी डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अक्रॉस ऑल टाइम फिर स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्ट्री में है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन पिछले कई हफ्तों से हमने देखने को मिले। तो भारतीय एयरटेल भी यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1090 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1045 के आसपास। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भारतीय एयरटेल पर। इनफैक्ट इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि Q3 में अच्छे रेवेन्यूज आ सकते हैं टेलीकॉम प्लेयर्स के। और आप देखें तो कई दिनों से पीछे भारतीय एयरटेल आप मूव में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडेक्स पर कोई व्यू इस वक्त नहीं होगा, वॉच करेंगे। रुचित, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और आपके बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी? आई थिंक मेरे हिसाब से फिलहाल तो ओवरनाइट पोजीशन आज बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं लेके जाना चाहिए। कल की ओपनिंग में अगर 21,400, 21,500 की रेंज में कहीं सपोर्ट बेस बनाता है तो आई थिंक वहां पे एक अच्छे मौके रहेंगे फिर से फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए, क्योंकि वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस कल रहेगा। इनकेस स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है तो रियलिटी सेक्टर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आज देखिए हाई लेवल से जो कूल ऑफ हमने ब्रॉडर मार्केट्स में देखा है उसमें रियल स्टेट्स में ऐसे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया। तो डीएलएफ काफी स्ट्रॉन्ग अभी भी स्ट्रेंथ अभी भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे 780 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के 805 के अराउंड के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके जा सकते हैं। 5 के टारगेट डीएलएफ के लिए, लेकिन डीएलएफ के साथ साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन को, इंफ्रा को क्लब कर दीजिए तो आपको अच्छी खासी रफ्तार दिखेगी। राजेश जी, एनबीसीसी आप देखिए आज बड़ी तेजी है, 90 रुपए के ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है। क्या आपको लगता है कि सेंचुरी मारने के लिए शेयर तैयार खड़ा है? 91 रुपए का भाव फिलहाल दिख रहा है। तो लग तो देख के तो बिल्कुल यही रहा है कि ये सेंचुरी बनाते हुए दिखेगा। 3 डिजिट में ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है पिछले कई हफ्तों में। डेली सेटअप पे हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो ये दिखा रहा है कि क्लियरली एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिखी। तो जिनके पास भी ट्रेड है बने रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख ले करीब 87 का, और टारगेट तो बिल्कुल 100 रुपीज 105 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं।
₹5 के टारगेट NBCC के लिए। लेकिन ये रियल एस्टेट वाली जब थीम की बातचीत हो रही है रुचित, तो उसमें जो छोटे अपेक्षाकृत शेयर है ना, उसमें बड़ी रैली हम देख रहे हैं। पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से हम कुछ दिन पहले बातचीत कर रहे थे और वो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे आगे को लेकर, और ख़ास तौर से 2024 के फर्स्ट हाफ को लेकर। आज देखिए 8% का ज़बरदस्त उछाल, उस वक्त ₹200 के आसपास शेयर था, अब ₹220 का भाव हो गया है। पूर्वांकरा में रैली आप कहाँ तक अभी एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं? इनफैक्ट अगर आप ज्यादातर रियलिटी स्पेस में देखेंगे 2023 पूरे वर्ष में काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने दिया था, और वो आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। सो मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी स्ट्रांग है पूर्वांकरा के और दूसरे मिड साइज रियलिटी कंपनीज के भी। और यहाँ पे 190 200 जो प्रीवियस ब्रेकआउट रेंज था, अब कोई भी डिप आता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। तो हम अगर रिट्रेसमेंट्स लेते हैं प्रीवियस करेक्शन के, तो पॉसिबली 240 250 के थोड़े मीडियम टर्म टारगेट स्टॉक में आ रहे हैं। सो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ अभी भी काफी इनफ है। इन बिटवीन अगर कुछ ऐसे डिक्लाइंस मिलते हैं वो सपोर्ट्स की तरफ, तो वो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ये स्टॉक में रखनी चाहिए। पर खरीदारी की स्ट्रेटजी पूर्वांकरा के शेयर में राजेश जी, एक क्विक चेक आपसे चाहेंगे। कंजम्पशन वाले जो शेयर है ना, वहाँ पर प्रेशर हम देख रहे हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पर सुधर नहीं रही। अभी भी जो ग्रामीण डिमांड है उसको लेकर दिक्कत बरकरार है, वॉल्यूम ग्रोथ की भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं परेशानियाँ हैं। उसके चलते आप देखिए आज ब्रिटानिया कमज़ोर है, नेस्ले कमज़ोर है, एशियन पेंट्स कमज़ोर है, तो कंजम्पशन में थोड़े से प्रेशर हैं। यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि ये प्रेशर अभी कंटिन्यू करेगा? इसमें कुछ मौके हमें शॉर्ट के खोजने चाहिए, या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बल्कि बाइंग का कंफर्ट बन जाएगा? आई थिंक अभिषेक जी, मुझे लगता है कि थोड़ा अगर नीचे आता है तो बाइंग ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अभी भी सच कोई बिगड़ा नहीं है, और मार्केट में हमें लगता है कि बिल्कुल हम ऑप्टिमिस्टिक है कि लोअर साइड से वापस बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। तो जैसी मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनेगा, तो ये स्टॉक भी वापस से प्ले आउट होते हुए दिखेंगे हायर साइड पे। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ब्रिटानिया में हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक में डाउन साइड में 5050 5060 की तरफ ये मिलता है स्टॉक, तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। अगर हम दूसरे स्टॉक की अगर यहाँ पे इस सेगमेंट में बात करें, तो हमें लगता है कि डाबर को अगर हम देखें तो डाबर में भी जिस तरीके से एक डाउन टिक मिला है, ये भी अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 5040 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। और गोदरेज सीपी पे हमारा व्यू बुलिश है, तो गोदरेज कंज्यूमर को भी यहाँ पे इस डिक्लाइन में बाय किया जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखनी है। थोड़ा सा और यहाँ पे फर्दर 2-3% का अगर कट मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से स्टॉक्स को बाय करने की। डन। ठीक है, 42 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी पर और 220 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल है, सुबह भी आपको हमने ये बात क्लियर की थी। खैर, अब सुबह की बात को 1 मिनट के लिए जो छोड़ देते हैं, एक काम को रुचित आपसे पता करना है। अभी आप कह रहे थे कि कोई भी ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके जाना। मैं सेफ्टी के लिए एक काम करूं क्या सर? एक पुट को लेके जा सकता हूं क्या? मेरे पास मान लो लॉन्ग की पोजीशंस है, मैं एवरेज नहीं करता, मैं बढ़ाता नहीं, मैं लेता नहीं, तो क्या इसको थोड़ा हेज करने के लिए एक पुट प्लस कर सकता हूं क्या? और मैं पुट भी आपको बता देता हूँ, क्या मैं 21,500 की पुट लेके जाऊँ सर? ये 56 रुपये की चल रही है, 56, तो एक्सरसाइज प्राइस भी कम है। 11 तारीख की एक्सपायरी है, परसों एक्सपायर हो गई। आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रह सकती है अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ अच्छी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है तो, क्योंकि जो करेक्शन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ये ब्रॉडर करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड ही है। सो ऐसे में आपको अगर लॉन्ग पोजीशंस जस्ट ये छोटे मोटे करेक्शंस में नहीं स्क्वायर ऑफ करने हैं, तो आप हेज जरूर कर सकते हैं और 21,500 के पुट आई थिंक बाय कर सकते हैं। पर याद रखें, नीचे जब मार्केट्स 21,400 500 की रेंज में भी आएगा, तो आपके पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे अगर नेक्स्ट 1-2 दिन में आ जाते हैं तो वो एक अच्छे सपोर्ट रेंज भी रहेंगे मार्केट्स के लिए। सो आई थिंक यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की डाउन मूव और रह सकती है इंडेक्स में, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर से मार्केट के मिलेगा। तो सिर्फ अगर ओवरनाइट पोजीशंस को अगर सेफ्टी के लिए हेज करना चाहते हैं तो 21,500 के पुट से कर सकते हैं। ठीक है, 21,500 के पुट से आप कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट रह गया मार्केट बंद होने में। लेकिन एक बात बता दें, ये जो पुट है ना, उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास लॉन्ग की पोजीशंस है। कोई अगर खाली होकर बैठा है और सोचे कि पुट लेके जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हाँ, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास पोजीशंस हैं, अब वो कैसे करें? माल बेचना नहीं चाहते तो फिर क्या करोगे आप? तो हेज करो भाई। तो हेज किससे करें? 21,500 के पुट से करें। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि मार्केट ना 21,300 के आसपास आके रुकेगा। अगर सुबह आपने हमारा डेरिवेटिव का लिंक देखा है तो उस पर हमने ये बात साफ साफ बताई थी, 21,300 21,200 वाली जो रेंज है ना, वो टिपिकली एक बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया है। वहाँ पर आके मार्केट रुक सकता है। खैर,
सेकंड बाद बाजार बंद हो जाएगा। 1280 शेयर ये बता रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन उतना ख़राब नहीं है। बड़े शेयर्स के बीच की जो चर्निंग है वही बाजार को ऊपर, वही बाजार को नीचे लेके जा रही है। कल का OI एडिशन, आज का OI एडिशन में कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं था, इसलिए बाजार शैलो होके शेक कर रहा है और कुछ भी नहीं। और ये शेक इतना फास्ट है, इतना तेज़ है कि जिन लोगों को ये आदत नहीं है इस तरह के मार्केट को देखने की, उनके लिए सरप्राइजिंग है, और जिन्होंने देखा हुआ इस तरह का बाजार, उनके लिए कुछ खास बड़ी बात नहीं है। 21,500 को फिर से आज बचा के गया निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी ने रियल डैमेज किया। और एक कल हमने 24% के OI एडिशन से ही सुबह हमने क्लियर किया था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल है, कवरिंग पे आया तो ठीक, नहीं कवरिंग आया तो यही वापस प्रेशर बनाएगा। और आज ऊपरी स्तरों से 700 पॉइंट टूटा। निफ्टी कितना टूटा ऊपरी स्तरों से? सिर्फ 150 पॉइंट। और बैंक निफ्टी कितना टूटा? 700 पॉइंट। तो ये फ़र्क आपको साफ साफ दिख रहा होगा। खैर एनी हाउ, बाजार बंद हुआ है। आज के जो टॉप गेनर्स थे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, SBI लाइफ, ये कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने आज काफ़ी दम भर के बाज़ार में आज बड़ा मोमेंटम दिखाया है। छोटे शेयर्स की अगर आप चेक करेंगे ना, तो वहाँ पर भी स्थिति उतनी ख़राब नहीं है इंडेक्स के हिसाब से। जैसे कि आज IRB, JSW एनर्जी, NBCC और बोरो रिन्यूएबल नाम की कंपनी है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के नाम से कंपनी है, तो बाकायदा डेज हाई पे बंद हुए हैं, जबकि बाजार डेज लो पे जाके बंद होने में आज कामयाब हुआ। 1313 शेयर, नंबर बढ़िया, 13 के एडवांसेस के साथ आज मार्केट बंद हुआ है। मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अगले कार्यक्रम आपको यानी कि कल की तैयारी वो करवाएंगे। मेरे को, आप प्रियंका को तो इजाज़त दे सकते हैं, अभिषेक को भी दे सकते हैं, और तीनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी आपका थैंक यू वेरी मच, समय निकाला आपने। रुचित थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में जब पुट दिलवाई है, उम्मीद करता हूँ आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, ये पुट काम आ जाएगी। और राजेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज फिर से समय निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मनीष को अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो करवाएंगे आपको कल की तैयारी। मनीष जी आज तो रोलर कोस्टर राइड, एकदम से बाजार ऊपर नीचे कर रहा है, और दोनों तरफ के लोगों का पैसा खाया। सुबह पुट्स वालों को सफ़ा कर दिया और फिर बाद में कॉल्स वालों को सफ़ा कर दिया। बाज़ार में जो है ना, बचपन में एक सोनपुर मेला होता था मेरे घर के पास, हाजीपुर के पास, बहुत फेमस है। उसमें एक झूला लगता था, रोलर कोस्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उसी की याद दिला रहा था दिन भर बाजार कहीं ना कहीं। और जहाँ तक आपने 13 की बात की ना, बाजार में कहीं ना कहीं आज जो भी ट्रेडर्स थे उनके लिए 12 बजते हुए दिख रहे थे कि स्टॉप लॉस किसी का भी ट्रिगर हो रहा था, टारगेट किसी का भी अचीव हो रहा था, कुछ भी करना मुश्किल था। ऐसे में तमाम वो दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि उनके शेयरों में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी का महीना बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का देखने को मिल सकता है, रिटर्न के लिहाज से बेहतर नहीं रह सकता है, जैसा कि हमने दिसंबर और नवंबर में देखने को मिला था। तो इन्हीं तमाम दर्शकों के सवालों की चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के